हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तुम्हें क्या लगा? मैं बस ऐसे ही तुम्हें देख रहा था चुपचाप खड़े होके। प्रैंक था एक छोटा सा। मुझे पता था कि मैं लाइव हूं। चलो, ज्यादा देर तक मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। चलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात कर रहे होंगे कि हम नीट 24 में फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर करें। क्योंकि देखो, जनरल बच्चा जिसको फिजिक्स में फोबिया होता है, लेकिन पीडब्ल्यू में पढ़ने वाले बच्चे को फिजिक्स का डर है ही नहीं। आप कमेंट करके खुद ही बता दो, क्या तुम्हें फिजिक्स का डर है? 90% बच्चे जो पीडब्ल्यू में पढ़ते हैं उनको फिजिक्स से डर नहीं लगता साहब। फिजिक्स से वो पहले ही खेल रहे हैं। फिजिक्स से डर नाम की चीज ही नहीं है। आप कमेंट करके बताओ, फिजिक्स से डर लगता है क्या तुम्हें? अभी भी दुनिया कहां जी रही है फिजिक्स से डर? अरे यार, क्या बात कर रहे हो। जहां पे हम खड़े हो जाए वहां पे फिजिक्स ऐसे ही भाग जाता है। डर नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। देखो, नहीं लगता ना? बिल्कुल डर नहीं है। बस हाँ, 180 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर करना है उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है। हमें कैसे इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है उसका एक प्रोसेस है। उसको जरूर हम और आप मिलकर फॉलो करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। नहीं लगता ना? बिल्कुल नहीं लगता भाई, कोई डर नहीं है। क्लास का गुंडा एक ही है और वो है हमारे पीडब्ल्यू के बच्चे। समझ में आया क्या? चलो, तो सब लोग आ गए क्या? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? फटाफट बता दीजिए। एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो एकदम परफेक्ट है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर आएगा कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में आपको ऑनलाइन में कैसे नीट का प्रिपरेशन करना है और 180 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर करना है, स्पेशली ऑनलाइन में। बहुत बच्चे कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो एक्चुअल में आज हम रियलिटी चेक करेंगे। क्या ऑनलाइन सफिशिएंट है सेलेक्ट होने के लिए? ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? ऑनलाइन में क्लास कैसे करना है? नोट्स कैसे बनाना है? डीपीपी कैसे सॉल्व करना है? डाउट कैसे पूछना है? और फिर 180 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर करना है। हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो चलिए तो शुरू करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए सुनिए तो फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 हमें कैसे स्कोर करना है। ठीक है, पूरा 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो होगा। सारी बातें स्टेप वाइज करेंगे और समझेंगे कि हम यकीन 2.0 में कैसे पढ़ने वाले हैं, आपको कैसे पढ़ाई करना है और कैसे बहुत अच्छा हमें स्कोर लाना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सभी कुछ बात करने से पहले, मेहनत करने से पहले, पढ़ने से पहले, संघर्ष करने से पहले एक सवाल जो मेरे मन में है और जो आपके मन में भी होना चाहिए, क्योंकि उस सवाल के ना होने की वजह से आप 10 दिन तो बढ़िया पढ़ोगे, 15 दिन, 1 महीने तो बढ़िया से पढ़ोगे, लेकिन उसके बाद आपका लैग शुरू हो जाएगा, बैकलॉग शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट लूज करोगे, पेन से टूट जाओगे, तकलीफ सहन नहीं कर पाओगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक सवाल जो बहुत जरूरी है, क्या है वो बता सकते हैं? अगर वो सवाल आपके मन में नहीं है, उस सवाल का जवाब आपको पता नहीं है, भाई ईमानदारी से बताता हूं 10 दिन में सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। सारा एक्साइटमेंट 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे, पेन सहन नहीं कर पाओगे, तकलीफ नहीं झेल पाओगे और सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और जो सिचुएशन आज नीट के बाद क्रिएट हुआ है वही 1 साल बाद क्रिएटेड तुम्हारे आंखों के सामने रहेगा। तो बताओ, क्या है वो जो सवाल जो आपके मन में होना चाहिए और उसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए? क्या है वो सवाल? क्या है वो सवाल? बहुत बहुत कॉमन सी बात है, नहीं कर पाते बच्चे भाई। 10 दिन बहुत है, 15 दिन, 1 महीने, 20 दिन, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आता है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लास का ड्यूरेशन, क्लास में कंटेंट, रिवीजन, टेस्ट में मार्क्स, लंबे समय तक कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। क्या है वो सवाल? सुनो ध्यान से बेटा। सबसे पहला सवाल है वाई। मुझे डॉक्टर क्यों बनना है? मैं कितना सीरियस हूं अपने नीट के प्रिपरेशन को लेकर के? मुझे आखिर डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्या मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है? क्या मेरी कोई सेकंड चॉइस है?
डॉक्टर बनना मेरा खुद का चॉइस है कि घर वालों का चॉइस है? यह सबसे बड़ा सवाल है। यकीन मानिए, अगर आपको यह नहीं पता कि आपको डॉक्टर बनना ही क्यों है, सारा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटेंट, मेहनत धरा का धरा रह जाएगा। बताइए, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनने का मतलब यह है उनके लिए क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए। तो ये आप बाई चॉइस डॉक्टर बनना चाहते हैं या बाई फोर्स डॉक्टर बनना चाहते हैं? लिखिए, लिख रहे हैं। जयदीप कह रहे हैं घर वालों की वजह से, माई ड्रीम। कई लोग कह रहे हैं पैसा चाहिए। तो पैसा तो तुम ज्यादा कमा लोगे, कवारी का धंधा शुरू कर दो, कवार इकट्ठा करो, मोहल्ले मोहल्ले घूम के। आजकल लोग ना वैसे ही कचरा बहुत फैलाते हैं, कचरा इकट्ठा करो, उसको बेचो, पैसा ही पैसा होगा। तो अगर आप पैसे के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भाई पैसा, तुम एक काम करो, अभी एक परचून की दुकान खोल लो जिसमें तुम सब्जी भी रखना और बताता हूं, और चाय पत्ती, चीनी, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, चीनी सब कुछ रखना। और अभी से एक अच्छा कस्टमर रिलेशन बिल्ड करो और एक बढ़िया फ्यूचर होगा तुम्हारा। क्योंकि अभी तुम एक साल नीट की तैयारी करोगे, फिर अगले 4-5 साल में तुम यूजी करोगे, फिर पीजी करोगे, फिर स्पेशलाइजेशन करोगे। 8 से 10 साल में तुम इस दुकान से ज्यादा पैसा कमा लोगे। रिस्पेक्ट तो नेता बन जा, कम रिस्पेक्ट थोड़ी ना है। आईएएस बन जाओ, हाँ कुछ भी बन जाओ यार, रिस्पेक्ट तो मिल ही जाता है। डॉक्टर को कौन सा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है अपनी सोसाइटी में। जो सच बात है कि डॉक्टर ही क्यों बनना है मुझे, सबसे पहले ये मुझे सोचना पड़ेगा। और अगर इसका रीजन है फैमिली मेंबर, तो भाई नहीं हो पाएगा। मतलब 0.001% ही चांस है कि आप इतने दिमाग के अच्छे हैं कि घर वालों की प्रेशर की वजह से तैयारी करके आप नीट क्वालिफाई कर लें। नहीं हो पाएगा। और कोई भी चीज जिसका एक सॉलिड रीजन हमारे पास नहीं होता है ना, तो हमारे डिस्ट्रैक्शन हम पे भारी पड़ जाते हैं। मानो इस बात को, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि अगर किसी चीज को करने का मेरा सॉलिड रीजन नहीं है, बहुत अंदर से स्ट्रांग मेरा इंटेंट नहीं है, अब बहुत अंदर से मुझे मेहनत करने की आग नहीं है, बस मैं बनना चाहता हूं, ये मेरा ड्रीम है, सपना है, चॉइस है, रिस्पेक्ट है, पैसा है, घर वालों की मर्जी है, बस छोटे छोटे रीजन होंगे ना, तो इस पे भारी पड़ जाएगा तुम्हारा फ्रेंडशिप, इस पे भारी पड़ जाएगा तुम्हारी अपनी चॉइसेस, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, फैमिली फंक्शन, बर्थडे, होली, दिवाली और यूट्यूब, कॉमेडी वीडियो, बहुत सारी चीजें इन तुम्हारे गोल पर, तुम्हारे एम पर भारी पड़ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, सही बात बता रहा हूं, भारी पड़ जाएगा। और उस समय तुम्हारा बैकलॉग शुरू हो जाएगा, तुम इंटरेस्ट लूज कर दोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लो कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना है तो भाई मेरे, तुम फिर तो ले लो एडमिशन, हो जाएगा, बैकलॉग आएगा जाएगा, टेस्ट मत देना, चलता रहेगा, साल भर पूरा हो जाएगा, घर वालों का भी सपना पूरा हो जाएगा कि पढ़ तो लिया, कोशिश तो कर लिया। ठीक है, अगर घर वालों का सपना है तो एक बार और सोच लो, और तुम्हारा मन नहीं है तो घर वालों के पैर पकड़ लो जाके, अपने ही लोग हैं, मान जाएंगे। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि नहीं और कुछ करने के लिए नहीं है, इसीलिए मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो बेटा गलत कर रहे हो। बहुत सारे नेशनलाइज यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, रुड़की है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जाके BSc कर लो और फिर आगे IAS वाईएएस की तैयारी करो, बहुत सारे SSC WSSC की तैयारी करो, और ऑप्शन है। मैं यहाँ पे तुम्हें सच में गाइड करने आया हूँ। मैं यहाँ पे ये कहने नहीं आया हूँ कि यकीन 2.0 बैच खरीदो और तुम फिजिक्स में 180 में से 180 ले आओ। मैं ये कहने नहीं आया हूँ कि तुम मेरे से पढ़ो, मैं फिजिक्स बहुत तगड़ा पढ़ाता हूँ, नहीं कहने आया हूँ। तुम वो करो जो सच में तुम आज से 10 साल बाद पलट के सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार उस समय सही डिसीजन लिया। तुम ये करो बेटा। कोई 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 इतने बच्चे पढ़ते हैं हमसे और इतना सब कुछ बैलेंस्ड है कि दाल रोटी हमारा चल जाएगा। ठीक है, दाल रोटी की चिंता नहीं है।
हमें सच में चिंता तुम्हारी है, ठीक है ना, हमें सच में चिंता तुम्हारी है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा ईगो है कि नहीं मैं कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, यार ईगो को कहां, अभी तो उम्र कहां है ईगो वाली है। तो ईगो जो है ना वो धरा का धरा रह जाएगा 10 दिन में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। चलो, तो अगर तुम्हारे घर वालों का मर्जी था, या तुम्हें शौक में करना था, या तुम्हारा ईगो था, या तुम्हारा पैसा था, रिस्पेक्ट था, तो इन सब चीजों की वजह से तैयारी करने आ रहे थे, तो अभी ड्रॉप कर दो। एन नंबर ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज है, जाके वहां से बीएससी करो, आगे और बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, तुम कर सकते हो। तुम्हारी कैरियर है, 10 साल बाद के बारे में भी सोचो। यहां पे 2 साल 3 साल 4 साल खराब करने से कुछ नहीं मिलेगा। 21 से 22 लाख बच्चे अगले साल पेपर देंगे, उसमें से 20,000 का सिलेक्शन होना है, 1% भी ढंग से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो छोड़ दो और बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। नहीं सर, मेरा डॉक्टर बनना तो बचपन का ही सपना था, और सर ऑलरेडी हमने इस साल जान लगाया था, बस थोड़े साल से रह गए थे। सर मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं, बहुत मेहनत से पढ़ा था, मुझे सच में करना है, थोड़े बहुत रिवीजन और टेस्ट की वजह से मैं रह गया था। सर मेरे 350 से 250 नंबर आ रहे हैं। अगर मैं, सुनो ध्यान सुनना, अगर तुम्हारा सेकेंड थर्ड ड्रॉप है, सेकेंड या थर्ड ड्रॉप है, और अभी भी तुम्हारे 250 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वैसे भी तुम्हें नहीं करना चाहिए तैयारी। अगर तुम्हारा सेकेंड थर्ड ड्रॉप है और 250 नंबर ही आ रहे हैं, तो तुम्हें तैयारी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा अपियरिंग था और तुम्हारे 250 नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हें तैयारी कर लेना चाहिए। एक बार तुम्हें घर वालों से बात कर लो, तैयारी कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं कुछ 350 से 400 से, और तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ड्रॉप था, तो तुम्हें तैयारी कर लेना चाहिए। बेटा कैपेबल हो, तुम कर सकते हो, तुमने मेहनत किया था, और तुम्हें पता है कि तुम जान लगा दोगे। तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से, इन सबसे ज्यादा ऊपर है तुम्हारे लिए नीट का प्रिपरेशन। तो तुम करो। अगर तुम्हारी इच्छा है कि नहीं, मैंने सोच लिया है सर 10 दिन 5 दिन 2 दिन 4 दिन लगा के मैंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि नीट ही मेरे लिए सब कुछ है, और मैं अपने सब कुछ, सारे अपने डिस्ट्रैक्शन, सारे कंफर्ट जोन, अपने फ्रेंडशिप, सबको सेक्रीफाइस कर सकता हूं, तब तुम आगे बढ़ो। क्योंकि डॉक्टर बन जाना भगवान का दूसरा रूप होता है, और भगवान का दूसरा रूप बन जाने के लिए तुम्हें एन नंबर ऑफ चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। सुना है तपस्या नाम की चीज? सुनी है तपस्या नाम की चीज? सुनी है? वो करना पड़ेगा, तुम्हें एक योद्धा की तरह लड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर तुम अपने गोल के लिए, नीट बनने के लिए इतने पागल हो चुके हो, इतने पागल हो चुके हो कि तुम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, तब तुम डॉक्टर की तैयारी शुरू कर दो। आज तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स थे या फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे बच्चे अभी देख रहे हैं, लगभग 5,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तुम सब बेटा बताओ तुम्हारे कितने दोस्त हैं? सबसे पहले क्या उन सारे दोस्तों को तुम छोड़ने के लिए आज तैयार हो? सारे फ्रेंड्स को तुम छोड़ने के लिए तैयार हो? सबसे पहली बात, सारे फ्रेंड से रिश्ता नाता तोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे नीट के जर्नी में मददगार तो नहीं है तो रखो, और नहीं है तो छोड़ दो। सबसे पहले अपने सारे फ्रेंड से रिश्ता नाता तोड़ दो। अपने मोहल्ले में कोई दोस्ती है, कोई रिलेटिव में शादी है, फंक्शन है, उसको मना कर दो। तुम्हारे फोन में व्हाट्सएप है, उसको डिलीट कर दो। मेरी बात सुनना ढंग से, अगर तू सच में, तुम्हारे अंदर आग लगी हुई है ना, और तुम सच में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। इतना याद रखना, बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। व्हाट्सएप डिलीट कर दो, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, सारे सवाल का जवाब दूंगा, रुक जा। ये सब कुछ ऐप तुम्हारे फोन से हटा दो। सिर्फ फिजिक्स वाला का ऐप तुम्हारे फोन में होना चाहिए। अब तुम्हें आएगा सर हमें अपने दोस्तों से कुछ मंगाना होता है, मम्मी का फोन यूज कर लो, पापा का फोन यूज कर लो, कम से कम जेन्यून टॉक तो होगा। इस पर अपने आधे घंटे खराब तो नहीं करोगे। सर यूट्यूब पे ही तो देख रहे हैं, आपको यूट्यूब ही हटा देंगे। अपने बड़े भाई के, दीदी के, पापा के फोन में यूट्यूब देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन ही तो आने हैं, पढ़ाई तो ऐप में होगी। इसको तुम अभी, मतलब इस सेशन के बाद डिलीट करने की क्षमता रखते हो? है इतनी ताकत?
जब तुम सोच चुके हो कि तुम्हें करना है, तो है इतना हिम्मत कि तुम फेसबुक और इंस्टा हटा दो अपने फोन से और यूट्यूब हटा दो अभी अपने फोन से? है इतनी हिम्मत? अगर है तो करना तैयारी, वरना छोड़ देना। देखो, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन उसी 24 घंटे को जो बेस्ट यूटिलाइज करेगा, जितना ज्यादा देखो बेटा तुम समय दोगे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को, उतना तुम उसमें एक्सपर्ट बनोगे। जितना ज्यादा समय दोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को। समय का गेम है, इंटेंट का गेम है, ऑनेस्टी का गेम है बस। तो आज के आज अपने सारे फ्रेंड से बोल दो कि भैया मैं ना, अच्छा ये मत बोलो कि मैं ऐसा कर रहा हूं। ये बोलने की कहां जरूरत है कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं इसलिए तुमको छोड़ दूंगा। ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। बोल दो कि मुझे ना दौरा आता है, मैं चप्पल लेके मारने लगता हूं। ऐसा सिंपल सी बात है। मैं पागल हो गया हूं, मैं मिट्टी खाता हूं। कुछ भी बोल दे, मैं दोस्ती नहीं करूंगा। घर वालों का कोई अगर वो चलता है, तुम्हारा तुमसे काम कराते हैं, या घर वालों का गेट टुगेदर चलता रहता है, उससे नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, उसको छोड़ दो। रिलेटिव को छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो, इंस्टा छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो। आज ही सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है? चलो, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो सबसे पहली बात है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है? दूसरी बात, सर अब सबसे बड़ा डाउट है कि मुझे ऑफलाइन जाना चाहिए कि ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए कि ऑनलाइन जाना चाहिए। सुनना मेरी बात। अब जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करते थे वो सोच रहे कि नहीं मुझे ऑनलाइन से हो जाएगा, और जो ऑनलाइन तैयारी करते थे वो सोच रहे ऑफलाइन से हो जाएगा। होगा पढ़ने से, ना ऑफलाइन से होगा ना ऑनलाइन से होगा। सर लेकिन ऑनलाइन में ना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इससे ज्यादा मुश्किल होता है ऑफलाइन में। सिलेक्शन पढ़ने से होगा, चाहे तुम ऑनलाइन में पढ़ो या ऑफलाइन में पढ़ो। कई बच्चे कहते हैं कि सर ऑफलाइन में ना इजी होगा हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। सुन बताता हूं, ऑफलाइन में रोज सुबह उठ के क्लास के टाइम पे ऑफलाइन सेंटर पे जाना, फिर वहां से आना, ये मेंटेन करने में ना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 2-4 दिन तो बहुत मजा आता है। कोई भी नया काम करते हैं ना तो उसमें 2-4 दिन नए पेन की वजह से बहुत मजा आता है। लेकिन सुन, जो ऑफलाइन में पढ़ रहे थे जेन्युइनली वो ऑनलाइन में जाना चाह रहे हैं, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे थे वो ऑफलाइन में जाना चाह रहे थे। नहीं होता ऐसे। तुम्हें लग रहा है कि तू ऑफलाइन में जो माहौल मिलता है उस माहौल को देख के तू डेडिकेशन क्रिएट कर लेगा और मोटिवेट हो जाएगा और तू पढ़ना शुरू कर देगा। भाई जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है वो ऑफलाइन में भी होगी, ऑनलाइन में भी होगी। तो और डिसिप्लिन मेंटेन रखना ऑफलाइन में और मुश्किल है। मैं करीब से देखा है बच्चों को, वो ऑफलाइन में जाते हैं, बहुत शिद्दत से और शौक से जाते हैं, 10 दिन जाते हैं, 2 महीने जाते हैं, 3 महीने जाते हैं, बैकलॉग क्रिएट होता है, हालत खराब हो जाती है। रोज टाइम पे क्लास पहुंचने में हालत खराब हो जाती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने में। फिर उनका बैकलॉग शुरू होता है, अब वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं यूट्यूब पर, या ऑनलाइन बैचेस लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, वहां से देखना शुरू कर देते हैं। पूछ ले, तेरे दोस्त पढ़ रहे होंगे, पूछ ले। यही होता है ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में भी बैकलॉग होता है, ऑफलाइन में बैकलॉग होता है। पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन से भी सेलेक्ट हो रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे ऑफलाइन से भी सेलेक्ट हो रहे हैं। दिक्कत दोनों जगह है। हां भाई, ऑफलाइन के सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती है रोज टाइम पे क्लास जाने में, यहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करने में। 2 महीने में बैकलॉग शुरू हो जाता है और यूट्यूब से यहां पे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, फिर ऑनलाइन से लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं। तो भाई पढ़ने से होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन करने से नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि आपका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल में डिसीजन लेके भाई पढ़ना ही पड़ेगा। जितनी सेलेक्ट होने के लिए जरूरत है ना उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी जाओ। तो ना तो सिलेक्शन ऑफलाइन ऑनलाइन से होगा, ना ही सिलेक्शन किसी बैच से होगा, ना ही सिलेक्शन किसी टीचर से होगा। सिलेक्शन किससे होगा? खुद पढ़ने से होगा। सिलेक्शन किससे होगा? जितनी ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस वो करने से होगा। सिलेक्शन खुद की ईमानदारी से होगा, सिलेक्शन खुद की मेहनत से होगा। सिलेक्शन हमेशा बच्चों का होता है, सिलेक्शन कभी भी टीचर का, बैच का नहीं होता। हां, फर्क पड़ता है कि वहां पे बैच में टीचर आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है, कितना कंसिस्टेंट है, कितना डिसिप्लिन्ड है। इन सब चीजों से आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है, आप उससे मोटिवेट होते हैं, आप टीचर से डीमोटिवेट होते हैं, आपको एक शेड्यूल फॉलो करने के लिए मिलता है। इससे फर्क पड़ता है कि आपका बैच कितना डिसिप्लिन्ड है, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप किस मोड में पढ़ रहे हैं।
फर्क मोटिवेशन से नहीं पड़ता, सारा मोटिवेशन ना 10 दिन में धरा का धरा रह जाता है। तुम्हारे अंदर कितना आग है ना, फर्क उस बात से पड़ता है कि तुम कितने डिस्परेट हो डॉक्टर बनने के लिए, तुम कितने लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो, तुम कितना दर्द झेलने के लिए तैयार हो, तुम कितना पेन लेने के लिए तैयार हो। इस बात से फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता ही नहीं कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो, एक्स टीचर से पढ़ रहे हो कि वाई टीचर से पढ़ रहे हो, वाई बैच में पढ़ रहे हो कि जेड बैच में पढ़ रहे हो। इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क सिर्फ एक ही बात से पड़ता है कि तुम्हारे अंदर कितना आग लगा हुआ है, तुम्हारे अंदर कितना जुनून है, तुम कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो, कितना घंटा बैठने के लिए तैयार हो। गैप ले लेके पढ़ लो, आधा आधा घंटा में मोटिवेशन ढूंढ लो, आधा आधा घंटा में फ्रेशनेस ले लो। इन सबसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम्हें फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम्हें मजा आता है, अगर तुम्हें केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम फ्रेश हो जाते हो, बायोलॉजी पढ़ के तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तब जाके सेलेक्ट होगे। सीधी सी बात है। सिलेक्शन तुम्हारे मेहनत, तुम्हारे डेडिकेशन, तुम्हारे संघर्ष से होगा। सिलेक्शन नहीं होगा यार, मजाक नहीं है ये बात। कौन से बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे जाके पूछो, बात करो कि तुम किसके फैन हो। बच्चा बोलेगा मैं किसी का फैन नहीं हूं, मैं पढ़ रहा था। कहां से पढ़ रहे थे? जहां से मिला वहां से पढ़ रहा था। यूट्यूब में उम्मीद आया, उम्मीद से पढ़ के सेलेक्ट हो गया। खुद के अंदर डिसिप्लिन होता है, खुद के अंदर शेड्यूल्ड होता है। साला शेड्यूल किस बात का, किस काम का? टाइम टेबल 24 घंटे मिले ना, 24 घंटे पढ़ो। हर एक इंस्टेंट का। तुम 5वीं क्लास के बच्चे हो कि तुम्हें टीचर से मोटिवेशन चाहिए, तुम 6ठी क्लास के बच्चे हो कि टाइम टेबल कोई और बना के देगा, तुम 7वीं क्लास के बच्चे हो कि नोट्स किसी और का चाहिए, तुम 8वीं क्लास के बच्चे हो कि कोई और तुम्हें मोटिवेट कर देगा, गाइड कर देगा। अरे भाई तुम ड्रॉपर हो, ऑलरेडी ठोकर खाए हुए हो, ऑलरेडी तुम 12th क्लास में हो, ये 1-2 साल ड्रॉप कर चुके हो। सब पता है तुम्हें, सब पता है तुम्हें कैसे सिलेक्शन होता है, हर एक चीज पता है तुम्हें। समझ में आया ये बात? तो सिलेक्शन खुद के मेहनत से ही होगा, और वो पेन, वो मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो वो देख लो। समझ गए? ठीक है। लेकिन जब आप किसी बैच में ज्वाइन करते हो, वो बैच कितना डिसिप्लिन्ड है, वो बैच में लेक्चर कितने अच्छे आ रहे हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो उनका लेक्चर सफिशिएंट है या नहीं, क्या उन्होंने पहले सिलेक्शन दिए हैं कि नहीं, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ना अल्टीमेटली आपको, मेहनत करना आपको है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि आपको यकीन 2.0 में क्या क्या मिलेगा और वो आपके सिलेक्शन के राह में कैसे बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहली बात बेटा यहां पे ये समझिएगा कि यकीन 2.0 में आपको क्या मिलेगा। यकीन 2.0 में आपको मिलेगा ऑर्गेनाइज क्लास शेड्यूल। और इतना याद रखिएगा, पहले भी ये बैच 3 साल से चल रहा है। 99% क्लास जो शेड्यूल्ड होता है वो होता है। यहां पे टीचर क्लास कैंसिल नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे ये काम है, परसों वो काम है, उस दिन वो काम है। हाँ, टीचर बीमार हो सकता है, उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, इस केस में दूसरा टीचर क्लास ले रहा होता है। तो भाई साहब ये हाईली डिसिप्लिन्ड बैच है, हाईली डिसिप्लिन्ड बैच है। यहां पे क्लासेस टाइम पे होता है, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यकीन बैच के लिए भी और आपके लिए भी। सर ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा बेटा रेगुलर डीपीपी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और डीपीपी में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस डीपीपी में हम प्रीवियस चैप्टर के और टॉपिक के भी सवाल इंक्लूड कर रहे होंगे, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपका रिवीजन चल रहा होगा। रेगुलर रिवीजन चल रहा होगा। अभी तक सारे बैचेस में क्या होता है कि हम डीपीपी में सवाल कौन से देते हैं, जो आज पढ़ाया है। लेकिन जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो तीसरा चैप्टर जब चल रहा होगा तो पहले 2 चैप्टर के सवाल आएंगे, चौथा चल रहा होगा तो तीसरे के दूसरे के सवाल आएंगे, जब छठा चल रहा होगा तो 5वें चौथे का सवाल आएगा, जब 7वां चल रहा होगा तो तीसरे चौथे दूसरे का सवाल आएगा, जब 8वां चैप्टर चल रहा होगा तो 7वां 5वां छठे चैप्टर का सवाल आएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? पीछे वाली चीजें 1-1 2-2 3-3 सवाल करके आपको रिवीजन होता रहेगा। सवाल नहीं होंगे तो देखोगे, क्या तुम भूल गए, क्या तुम्हें याद है, इससे रिवीजन होता रहेगा। और इसको मेंटेन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले 10 डीपीपी में है उसके बाद नहीं है, इसको प्रायोरिटी बेस पे मेंटेन किया जाएगा। बस यहां से तुम्हारे रिवीजन का टेंशन ही खत्म, यहां से तुम्हारे रिवीजन का टेंशन ही खत्म। समझ जाए ये बात? ओके। लेक्चर कंटेंट बेसिक थ्योरी कंप्लीट प्लस ऑल न्यूमेरिकल। जो प्रैक्टिस की बात करते हैं ना,
नीट में 99% सवाल जो क्लास में करा देते वैसे ही आता है। हाँ, क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, सवाल बहुत सारे प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन जो क्लास में प्रैक्टिस करा देते वही से सारा सवाल आता है। लेकिन तुम वो सारे सवाल कर ले जाओगे, इसके लिए क्या जरूरी है कि क्लास में ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो। तो ध्यान से सुनना, क्लास में तुम्हें बेसिक थ्योरी कराया जाएगा, सारा कंसेप्ट कराया जाएगा, सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराए जाएंगे, क्विज फॉर्मेट में क्लास में कराया जाएगा, टाइम लिमिटेशन के साथ आपके क्लास में ही बहुत सारे क्विजेस होंगे। जैसे आज एक मतलब मान लो कि मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया, अगली बार जब मैं स्पीड वेलोसिटी शुरू करूंगा उससे पहले 5 क्वेश्चन का क्विज करा दूंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम के साथ आप एक्यूरेसी के साथ सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हो। डाउट सॉल्व लाइव क्लास में ही होंगे। कैसे होंगे? तो लक्ष्य में मैं क्लास ले रहा हूं, लक्ष्य का कोई बच्चा होगा तो बता देगा। अब क्या है, पहले भी आपने बैचेस में क्लास किए होंगे, अब क्लासेस में क्या होता है कि यहां पे 3 डॉटेड का ऑप्शन आता है, उसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो पीछे बैक हैंड में 3-4 टीचर बैठे होते हैं। आप क्लास लेते लेते कोई डाउट आपको आ गया, जैसे यहां पे एंगल 45 क्यों लिया, यहां पे एंगल तो 60 डिग्री होना चाहिए, मान लो तुम्हारे हिसाब से ऐसा तुम सोच रहे हो, तुमने डाउट में लिख दिया, पीछे जो 3 टीचर बैठे उनको लगेगा यहां सब्जेक्ट से रिलेटेड रिलेवेंट डाउट है, वो बता देंगे। हर 10 मिनट में मैं डाउट चेक करता हूं, पढ़ के मैं समझा दूंगा कि बेटा इसीलिए 45 लिया, 60 नहीं लिया। तो अब क्या था कि पहले, ध्यान सुनना, पहले बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा फील आता था कि एकदम ऑफलाइन की तरीके से यहां पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे से इंटरेक्ट करके हम पढ़ाते थे। अब और ज्यादा ऑफलाइन का फील आएगा। सुन, ऑफलाइन में तो बेइज्जती के डर से सवाल भी बच्चा नहीं पूछता है। पढ़ाया है मैंने कम से कम 6-7 साल ऑफलाइन, कोटा में पढ़ाया है, जयपुर में पढ़ाया है, बच्चा मतलब 90% बच्चा क्लास में डाउट नहीं पूछता है। अगर तुम में से कोई ऑफलाइन का पढ़ा हुआ बच्चा है, ऑफलाइन का पढ़ा हुआ बच्चा है, तो ईमानदारी से बता दो, क्या तुमने ऑफलाइन में पूरे 1 साल में कितने डाउट पूछे हैं? नहीं पूछता बच्चा, डर लगता है, शर्म आता है, ऐसा लगता है कि जो पड़ोस में बैठा है उसको तो नहीं आ रहा डाउट, मुझे ही आ रहा है डाउट, तो बच्चा नहीं पूछता। यहां तुम डाउट पूछ सकते हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड रिलेवेंट डाउट है तो मैं गारंटी देता हूं कि वो डाउट उसी क्लास में कवर होगा। तो क्लास में ही तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। देखो 0 लिखो लो, बहुत कम 0। क्यों भाई, क्यों नहीं पूछा डाउट बताना? एक भी डाउट नहीं पूछा ना ऑफलाइन में। ऑफलाइन जाना है, इंटरेक्शन होगा, ऑफलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन में मास्टर होगा। क्या कर लिया मास्टर का जरा बताना? सॉरी, इतना नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोलो, अब सच्चाई बताओ। बताओ। 0, पूरे साल में 5 डाउट, 0 0 0 0। अब बोलो, यहां तो तुम पूछ सकते हो, तुमको कोई नहीं जानता, बहुत सारे बच्चे होंगे, उसमें तुम्हारा डाउट रिलेवेंट है तो तुम्हारा डाउट बताया जाएगा क्लास में ही। अब मान लो तुम लाइव क्लास नहीं लेते, मान लो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो। जब तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो तुम क्या कर सकते हो, भाई साहब हमने बाद में देखा तो हमको डाउट आया, या लेक्चर लाइव हो गया उसके बाद मुझे डाउट आया, तो तुम डाउट वहां पे पोस्ट कर सकते हो। वहां पे टीचर तुम्हें वॉइस मैसेज के थ्रू बाद में डाउट बता सकता है। क्लियर है? और ये बताएगा ही टीचर, ठीक है। उसके बाद मान लो डाउट सॉल्व हो गया तुम्हारा क्लास में। अब तुम्हें मिला डीपीपी, कहां मिला? डीपीपी, रेगुलर डीपीपी मिला। डीपीपी को तुमने सॉल्व किया। अब डीपीपी में डाउट आया तो जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है वही टीचर पेन टैब पे और भी एक टीचर होंगे, उसके साथ दोनों लोग मिलके डाउट डिस्कस करेंगे, आपका डीपीपी का सॉल्यूशन आपको मिल रहा होगा। रेगुलर टेस्ट होंगे आपके, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इससे आपकी औकात पता चलती है। और इसीलिए बच्चे डरते हैं कि उसको उसका औकात ना पता चल जाए। कोई बात नहीं, पहले में गलत होगा, बहुत कम नंबर आएंगे, धीरे धीरे आप क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीशन के बाद आपका समरी लेक्चर मिलेगा जिससे चैप्टर को रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। सारे बच्चों का 50-50 बच्चों का ग्रुप बनेगा जिसमें एक मेंटर्स होंगे। पिछले 3 साल में बहुत सारे डॉक्टर हमने बनाए हैं, वो सारे हर ग्रुप में होंगे जो आपको सही गाइड करेंगे। हर बच्चे का कुछ पर्सनल इशू होता है जो हमेशा टीचर से डिस्कस नहीं करता, उसको कोई बड़ा भैया दीदी मिल जाए उससे वो डिस्कस करना चाहता है तो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है। वो आपको मोटिवेट भी करेंगे, टीचर भी आपको रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट करता ही है। हर चैप्टर कंप्लीशन के बाद एक जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो कंप्लीट चैप्टर में 100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का, 80 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट देगा।
वो असाइनमेंट आपको अटेम्प्ट करना है, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कंप्लीट चैप्टर की तैयारी हमारी कैसे हो गई। समझ गए ये बात? ओके, रिवीजन मैंने बता दिया, रिवीजन और समरी लेक्चर मिल जाएगा आपको हर क्लास के बाद। ये तो हम आपको दे रहे होंगे और ये हाईली डिसिप्लिन मैनर में फॉलो होगा क्लास में। पहले भी आपने पढ़ा है, क्लास आपकी कैंसिल नहीं होती, क्लास सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है, भले ही 2-4-5 दिन आगे पीछे हो, 2-4-5 दिन आगे पीछे हो, लेकिन आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पूरा पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर में जितना टाइम देते हैं लगभग उतना ही मिड में और लास्ट के चैप्टर में टाइम देके आपको पढ़ाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि स्टार्टिंग में बहुत स्लो पढ़ाए और लास्ट में बहुत फास्ट पढ़ा दे। क्लियर है? अब ये सारी चीजें तो हम आपको देंगे, ठीक है, ये सारी चीजें तो हम आपको देंगे। अब आपको क्या करना है? अच्छा, 1 मिनट, 12th स्टार्ट होने के बाद 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे और विथ प्रॉपर शेड्यूल। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपका 11th कंप्लीट हो जाएगा तो 11th कंप्लीट होने के बाद 12th हम स्टार्ट करेंगे, तो 11th का रिवीजन हम स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, थ्योरी के थ्रू, शॉर्ट नोट्स और इन सब के थ्रू हम कर देंगे। अब आपको क्या करना है? आपको बेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। सबसे पहले फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है ना बच्चों को, अगर तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में मेरे से पूछोगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना, बेसिक मैथ। तुम नीट 23 का पेपर देख लो, 2 का पेपर देख लो, 1 का पेपर देख लो, फिजिक्स बहुत सिंपल था, लेकिन वहां पे क्या था? कैलकुलेशन, बहुत लेंदी कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना है कि जो बेसिक मैथ का पोर्शन है उसको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि क्लासेस 18 से स्टार्ट होगी, हमें तब से पढ़ाई करना है, जरूरी नहीं है। अगर आपके मन में 2-4 इच्छा है कि मुझे ये करना है, तो अभी 2-4 दिन में कर लो, जब से क्लास शुरू हो जाएगी उसके बाद कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन अभी से मान लो तुम पढ़ना चाहते हो, अभी से तुम पढ़ाई शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें बेसिक मैथ पढ़ना है। क्योंकि तुम अल्टीमेटली कितना भी कंसेप्ट सीख लो, कितना भी थ्योरी सीख लो, जाके तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और नीट में खासकर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है विथ हाई एक्यूरेसी और स्पीड के साथ करना है, हाई एक्यूरेसी और स्पीड के साथ करना है, तो जरूरी है बेटा कि आपके बेसिक मैथ और कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री। तो तुम ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन ए प्लस बी, इन सब का एकदम ही डिटेल्ड में सारा वीडियो देख लो। 9th 10th क्लास में जो आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है वो देख लो। बेसिक अलजेब्रा, अलजेब्रा बेटा, ग्राफ सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे पीएचडी कब होनी चाहिए, पैराबोला, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लॉगरिथमिक का ग्राफ, ये पीएचडी होना चाहिए आपके ग्राफ पे। उसके बाद बेटा डिफरेंशिएशन, उसके बाद तुम्हारा इंटीग्रेशन। भाई कहने को ये एक सप्लीमेंट्री टॉपिक है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही यही है कि नहीं है? अब तुम कितनी भी थ्योरी पढ़ लिए, लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन वीक है। रूट, पावर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, 10 का पावर 0 क्या होगा, 10 का पावर इंफिनिटी क्या होगा, 10 का पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, रूट क्या होंगे, 0.4 की वैल्यू रूट अंडर में क्या होगा, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन, स्क्वायर, रूट, अंडर रूट, लॉगरिथमिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब प्रैक्टिस शुरू कर दो भाई। कम से कम इन सब पे तुम्हारे 400-500 सवाल सॉल्व होने चाहिए, 400-500 सवाल सॉल्व होने चाहिए। कहां से आएगा? बैच में हम प्रोवाइड करेंगे। तब अभी तक तुम कम से कम पिछले साल के वीडियोस, यूट्यूब पे बेसिक मैथ है, वहां से ये चीजों पे पीएचडी कर लो वीडियो देख के। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन तुम्हारा फास्ट नहीं होगा, थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं कर सकते। जब तक कैलकुलेशन तुम्हारा एकदम धुआंधार नहीं है, रफ्तार में नहीं है, करना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। कई बच्चे बचना चाहते हैं इससे, भागते हैं इससे। भाई सबसे पहला कदम ही यही है, इससे बच के तुम कहीं नहीं जा सकते। जैसे ही तुम काइनेमेटिक्स शुरू करोगे, क्या करोगे भाई? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, यही तो करोगे। जब तुम लॉज ऑफ मोशन में जाओगे तो क्या करोगे? चेंज इन मोमेंटम, फोर्स का इंटीग्रेशन, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन, ग्राफ बनाओगे। हर साल ग्राफ से 2-3 सवाल आते हैं, किस तरह के इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनता है,
ये ही सब तो पेपर में आता है। बताओ हर साल 2-3 ग्राफ आते हैं कि नहीं आते हैं? हर साल 3-4 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है? हर साल लॉगरिथमिक का कैलकुलेशन या इंटीग्रेशन या फिर ट्रिगोनोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन आता है कि नहीं आता है? बताओ जीपी सीरीज आता है कि नहीं आता है? एपी सीरीज से एप्लीकेशन से सवाल आते हैं कि नहीं आते? बताओ। ये सारे आपको पढ़ना है, ये सारे आपको करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखना है। देखो जहां तक बैकलॉग की बात है, सुनो, बैकलॉग कोशिश करो आने ही ना दो, लेकिन ये एकदम आइडियल सिचुएशन है कि किसी का बैकलॉग ना आए। बैकलॉग सबका आता है, फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो उस सिचुएशन में बैकलॉग आएगा। लेकिन मान लो कि 4 लेक्चर का बैकलॉग है, तो 4 लेक्चर का बैकलॉग एक दिन में खत्म नहीं होगा। 4 लेक्चर का या 10 लेक्चर का, मान लो 10 लेक्चर का बैकलॉग या 12 लेक्चर का बैकलॉग है। एग्जांपल लेता हूं, अगर 12 लेक्चर का बैकलॉग है तो उसको खत्म होने में कम से कम 10 दिन लगेगा। तो तुम 10 दिन का प्लान बनाओ और धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म कर लो। जरूरी नहीं कि 12 लेक्चर से तुम डिप्रेस्ड हो जाओ और 12 से वो 13 बैकलॉग हो जाए, ये गलत है। 12 अगर लेक्चर का बैकलॉग है तो 14 हो जाता है, 10 दिन बाद 15 हो जाता है, वो गलत है। उसका मतलब आप डीके कर रहे हो। लेकिन आज 12 है, कल 11 हो जाए, परसों 10 हो जाए, फिर 3 दिन बाद 8 हो जाए, फिर 5-6 दिन बाद 7 हो जाए, भले ही धीरे धीरे खत्म करो, लेकिन अगर उसको तुम खत्म कर लेते हो ना, ये अचीवमेंट है। और 12 लेक्चर का बैकलॉग होने में 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, तो उसको खत्म होने में भी 8 दिन लगेगा। तुम शक्तिमान नहीं हो कि बैकलॉग 2 दिन में जादू करके खत्म कर दोगे। बैकलॉग क्रिएट होने में अगर टाइम लगा है तो बैकलॉग को खत्म होने में भी टाइम लगेगा, उसको खत्म फिनिश होने में भी टाइम लगेगा। तो उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, उसको खत्म करो, उससे ओवरकम करो। क्लियर है ये बात? जब पढ़ाई कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जितना चीज डिस्ट्रैक्शन वाली है उसको स्टार्टिंग में हटा दो। एक पेज लो, ठीक है, सुनो ध्यान से, एक पेज लो और उस पेज पर लिखो अपना नाम और तुमने लास्ट ईयर क्या क्या गलती करी थी उसको लिख लो। चाहे जो भी तुम्हारे गलती रहे होंगे, तुमने लेक्चर पूरा नहीं देखा, तुमने दोस्ती ज्यादा कर ली, तुमने टेस्ट नहीं दिया, तुमने रिवीजन नहीं किया, ये लिख के और दीवार पे चिपका दो। ये लिख के दीवार पे चिपका दो, इसको एक्सेप्ट करो एकदम दिल से। और जब भी दोबारा तुम ये गलती कर रहे होगे, वहां पे अचानक से नजर जाएगा, फिर घबराहट होगा और तुम्हें लगेगा कि तुम उसी राह पे, क्योंकि देख भाई, ऐसा नहीं है कि बड़ा सोचना आसान होता है कि मैं एकदम आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर लूंगा, लेकिन जब तुम करोगे तो दिक्कत आएगी, पेन आएगा, मुश्किल होगा, लेकिन उस मुश्किल से लड़ते रहना है। मुश्किल को खत्म भी नहीं कर पाओगे। सुनो बेटा, ध्यान सुनना, जितने लोग अब तैयारी करने जाएंगे ना बेटा, साल भर संघर्ष होता रहेगा, साल भर तुम पेन में रहोगे और तुम सेलेक्ट होगे या नहीं होगे इसका ये साइन नहीं है कि तुम्हें पेन नहीं आ रहा, दिक्कत नहीं आ रहा। तुम सेलेक्ट हो जाओगे अगर तुम पेन से, दिक्कत से साल भर लगातार लड़ रहे होगे। तो जीतता वही है जो लड़ता है। 99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने का रीजन पता है क्या है? जैसे वो शुरू करते हैं, दिक्कत आती है, छोड़ देते हैं, दिक्कत आती है, परेशान होते हैं, दिक्कत आती है, घबरा जाते हैं, दिक्कत आती है, उनको लगता है कि इससे तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। नहीं, दिक्कत आएगी, दिक्कत खत्म भी नहीं होगा चाहे तुम लाख कोशिश कर लो। अगर तुम्हें लेक्चर देखने में दिक्कत हो रही है, उसको अगर ओवरकम कर लिया तुमने तो नोट्स बनाने में दिक्कत आएगी, नोट्स बनाने को भी कर लिया तो रिवीजन में दिक्कत आएगी, रिवीजन को भी कर लिया तो टेस्ट में दिक्कत आएगी, फिर टेस्ट में मार्क्स की दिक्कत आएगी, फिर टेस्ट में सिली मिस्टेक्स की दिक्कत आएगी। तो दिक्कत खत्म नहीं होगा, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। प्रॉब्लम से लगातार आपको लड़ते रहना है। प्रॉब्लम से क्या करना है? आपको लगातार लड़ते रहना है। प्रॉब्लम से लड़ते रहेंगे तो चीजें सॉल्व होती जाएगी। और टाइम टू टाइम आपको सेल्फ असेसमेंट भी करते रहना है। जैसे टेस्ट जो आपको पोर्टल मिल रहा है, उस पोर्टल में जो डैशबोर्ड है वहां से आप देख सकते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है। हर हफ्ते में एक बार चेक करना है, कितने लेक्चर पीछे हो गया, कितने लेक्चर में आगे चल रहा हूं, टेस्ट में मेरे कितने, कौन से सेक्शन में कम मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। ये सब सारी चीजें आपको देखनी है। दूसरी बात, जब आप लेक्चर देखेंगे तो सुनिए, आपको खुद का नोट्स बनाना है। दूसरे की गर्लफ्रेंड और दूसरे का नोट्स दिखने में अच्छा लगता है, आपके किसी काम का नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप खुद का नोट्स बनाएंगे। आप कह रहे सर हमारी तो राइटिंग ही खराब है। खराब तो तुम्हारा शकल भी है, तो इसको ढक के चलता है क्या? नहीं ना, तो कोई बात नहीं, खराब ही हैंड राइटिंग का बनाओ, लेकिन अपना नोट्स बनाओ। जितना बेटा अपना नोट्स बनाओगे, देखो स्पून फीडिंग जितना करा दिया जाए ना एग्जाम में बेटा, उतना दिक्कत आएगा। हाँ, हम तुम्हें शॉर्ट नोट्स दे देंगे, हम तुम्हें हैंड रिटेन नोट्स दे देंगे, हम तुमको माइंड मैप दे देंगे, क्या होगा? तुम उसको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लोगे बहुत इफिशिएंटली? नहीं, तुम लो सब कुछ,
उसके हेल्प से शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन बनाओ अपना नोट्स, अपना बनाओ। अब यहां पे दो तरह के बच्चे आएंगे, लास्ट ईयर के बच्चे, लक्ष्य के भी बच्चे होंगे, यकीन के भी कुछ बच्चे होंगे और कुछ नए बच्चे होंगे। अब ध्यान से सुनिए, जो एकदम न्यू स्टूडेंट है, क्या है, एकदम ही न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट उनको, और एक है ओल्ड स्टूडेंट। अब ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने कम से कम 70-80% नोट्स और लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है, उनको न्यू नोट्स नहीं बनाने हैं, पुराने नोट्स में ही अच्छे से लेक्चर देखना है और पुराने नोट्स में चीजों को ऐड करना है। कौन है, जो ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, 70-80%। अब भाई उन्होंने समय दिया है, पढ़ा है, तो कुछ तो बेनिफिट उनको होगा, तो वो वहां से नोट्स बना सकते हैं। अब जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, बेसिक थ्योरी और बेसिक क्वेश्चन का नोट्स बिल्कुल बनाना ही बनाना है। बाकी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेक्शन में क्लास में अलग से लेके आऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसको एज अ पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं, एज अ पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। इसको बेटा आपको नोट्स में मेंशन करना है। सर ये हमें पता कैसे चलेगा, हर क्लास में आपको टीचर बताएगा, मैं बताऊंगा कि जो बेसिक थ्योरी है, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल है, उसको तो आपको लिखना ही लिखना है। अब ये चीज आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो मास्टर ही बता सकता है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें इंक्लूड करना है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, वो मास्टर बता देगा, उसको आपको पीडीएफ से ही रिवाइज करना है। क्लियर है एकदम? हाँ, बैगन जैसी शकल है तुम्हारी, हैंडराइटिंग भी बैगन जैसी है, लेकिन जो है भगवान ने दिया उसको तो रखना पड़ेगा ना। क्लियर? अब कुछ बच्चों के 11th के नोट्स होंगे, 12th के नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, 11th का रखो, यूज करो और 12th का वहां से बना लेना। दूसरी बात, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी, ये जो भी बच्चा फॉलो कर लिया ना, तुम अपने आप में 20 दिन में इंप्रूवमेंट देख सकते हो। लोग कहते हैं ना कि 21 दिन किसी को चीज को फॉलो कर लो तो आदत में आ जाता है, तो बेटा कोशिश करो कि 21 दिन एकदम तुम साधु संत वाला जीवन जियो, ठीक है, एकदम हर चीज से दूर, एकदम सेक्रीफाइस करके पूरा फोकस करके पढ़ाई करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। कोशिश करना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एटलीस्ट फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, जैसे ही क्लास खत्म हो जाए, जैसे ही क्लास ओवर हुआ, एक रफ नोटबुक ले लो और उस रफ नोटबुक में जितने भी थ्योरी, फॉर्मूले, स्पेशल केस, लिमिटेशन, डेफिनेशन टीचर ने पढ़ाया है, उसको लिखो एकदम ब्लैंक पेज पे। उस समय ना तो आपका शॉर्ट नोट्स खुला होना चाहिए, नहीं तो वीडियो खुला होना चाहिए। बेटा मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, और ये तो आपको करना ही है, ये तो आपको करना ही है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, सर इस चीज को फॉलो किया, हमें फॉर्मूला याद रहने लग गया। हमें क्या हुआ, फॉर्मूला याद रहने लग गया। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है कि क्लास ओवर होने के बाद रफ नोटबुक में उस क्लास में जो थ्योरी, कंसेप्ट, फॉर्मूला पढ़ाया गया है, उसको क्या करना है, लिखना है, रफ में लिखना है। सर 2 ही चीज याद आया, कोई बात नहीं, क्लास नोट्स देख लो, फिर 10 चीज जो पढ़ाई है वो लिखो। धीरे धीरे ये आदत आपके अंदर डेवलप होगी, धीरे धीरे ये आदत आपके अंदर डेवलप होगी। डाउट आपको रेगुलर पूछना है, लेकिन रिलेवेंट डाउट होने चाहिए। डाउट जो आए वो पूछ लिया करो, क्लास में और क्लास के बाद। रिलेवेंट डाउट हमेशा डिस्कस होता है, समझ में आया? रिलेवेंट डाउट हमेशा डिस्कस होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको डाउट आया, आपको कोई डाउट आया तो तुरंत से नहीं पूछना चाहिए, एक बार को तो आपको क्या करना चाहिए कि जो वीडियो लेक्चर है वहां पे जाके आप उस सेक्शन में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको एक बार देख लो, उसको एक बार देख लो, और उसको देखने के बाद तुम्हारा 90% डाउट क्लियर हो जाए। कई बार बच्चा क्या करता है, ठीक से सुनता नहीं, उसको डाउट आता है और फिर वो पूछने लग जाता है। जरूरी नहीं है, तुम दोबारा उस वीडियो लेक्चर को जाके देखो तो सही, तुम्हारा डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब क्या है कि सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल और क्लास नोट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लास नोट्स में जितना सवाल कराया जाता है, डीपीपी में सवाल कराया जाता है, वो कर लीजिए, वो पहला स्टेप है। देखो क्या क्या करना चाहिए, ये सही सवाल नहीं, सही सवाल है कि तुम कितना कर पा रहे हो और सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहिए। तो सीक्वेंस में सबसे पहले आता है बेटा क्लास नोट्स।
क्लास नोट्स के सारे सवाल अगर आपने कर लिए तो डीपीपी मैंडेटरी है, ये तो करना ही चाहिए आपको। उसके बाद डीपीपी कर लिया इतना सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी आपको टाइम मिलता है तो आप मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करके, और डीपीपी जैसे आप सॉल्व कर लेते हैं, डीपीपी सॉल्व करने के बाद डीपीपी का सॉल्यूशन आएगा, वहां से चीजें देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर क्लास नोट्स पूरा हो गया भाई, बहुत सारे सवाल कर लिए, डीपीपी से प्रैक्टिस हो गई, फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो मॉड्यूल आपका सिलेक्शन इसी से हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन इसी से हो जाएगा, क्लास से। और डीपीपी के इतने सवाल होते हैं कि आपका सिलेक्शन इसी से हो जाएगा। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करने के बाद डीपीपी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वहां से आप कर लेते हैं। पीडब्ल्यू के टीचर्स और टीम दोनों लोग आपके क्लास के बाद जो डाउट्स आते हैं वो आपको बताएंगे। वी विल मार्क योर पॉपुलर डाउट्स मार्क होते हैं, वो डिस्कस होते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रिवाइज प्रीवियस क्लास कंसेप्ट एंड योर पॉपुलर डाउट्स। बिल्कुल सही बात है, जब हम पढ़ा रहे होंगे, जो आपके डाउट आ गए, पॉपुलर डाउट हमने देख लिया, तो कुछ तो वहां हम वॉइस नोट से आपको बता देंगे, और कुछ जो बचे हुए डाउट हैं वो नेक्स्ट क्लास में जो रिलेवेंट डाउट है वो डिस्कस कर लिया जाएगा। जो सच में टीचर को लग रहा कि नहीं यार इसको बताने से और बच्चों का भला हो जाएगा, तो उसको बता देंगे। ध्यान सुनना, हमें क्या क्या करना है, टीचर के एंड पे बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है समझ में आ गया, आपको किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रखना है वो समझ में आ गया, और आपको किस तरीके से फॉलो करना है। हर लेक्चर के बाद आपको नोट्स और वीडियो बंद करके रफ पे आपको लिखना ही लिखना है, इससे फॉर्मूला लंबे समय तक आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, है ना, एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। इसी प्रोसेस को आप रिपीट करिए। डॉक्टर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप यकीन 2.0 के लाइफ को जी लीजिए, बस 1 साल। सुनिए ध्यान से, 1 साल तक अगर तुम रिलीजियसली फॉलो कर लिया ना सारे शेड्यूल को और सारे टीचर को, तो 1 साल बाद तुम वो बन जाओगे ना जिसके बाद तुम्हें दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइडेंस लेने के लिए। इतने मैच्योर और इतने संघर्ष और मेहनत करने के लायक हो जाओगे ना कि जीवन में सक्सेसफुल हो गई। यकीन बैच में सिर्फ हम डॉक्टर ही नहीं बनाते यार, डॉक्टर तो तुम बनोगे अपने मेहनत से, साथ साथ तुम मेहनत करना सीख जाते हो, लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हो, संघर्ष करना सीख जाते हो, और यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान बन जाते हो यार। हाँ आ रहा हूं, लक्ष्य में क्लास है मेरी, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बात कर रहा था मैं भाई, मैं बात कर रहा था, बस इसको फॉलो कर लो। डॉक्टर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी एवरेज बच्चा जिसके 150 नंबर आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, अभी 12th पास किया है, 150-200 नंबर आ रहे हैं, वो 650 तक जा सकता है। अगर तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप है और तुम्हारे 350 300-400 के आसपास नंबर आ रहा है, तुम 650 पौने 700 तक जा सकते हो। डिपेंड करता है कि तुम कितने दिन तक सारे चीज जो मैंने बताए उसको फॉलो कर ले जाते हो। अगर तुम लास्ट तक फॉलो कर ले जाओगे तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, अब आते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को एनसीईआरटी से प्रेम है, एनसीईआरटी। तो इस बार मैं नया क्या कर रहा हूं वो बता देता हूं। एनसीईआरटी कितने लोगों के पास है ये बताओ, क्या सबके पास एनसीईआरटी है? जरा बताना कितने लोगों के पास एनसीईआरटी। आ रहा हूं भाई, लक्ष्य नीट में उठा के ले जाएंगे बच्चे मुझे यहीं से, चला इधर उधर नहीं, मास्टर सामने देखो, उठा के ले जाएंगे, यहीं से किडनैप कर लेंगे। आतंकी बच्चे एकदम लक्ष्य नीट के, हाँ लक्ष्य नीट के बच्चे एकदम आतंकी है, यहीं से उठा के किडनैप करके ले जाएगा क्या मास्टर को? ले जाएगा, ले 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 चल, ले उठा ले, ले चल, उठूंगा। रामलाल के एकदम आतंकी बच्चे। चलो एनसीईआरटी है भाई, है ठीक है। अब एनसीईआरटी नीट और जेई के लिए अलग अलग आता है, तो तुम्हारे पास नीट वाला है कि जेई वाला है? कौन सा एनसीईआरटी बता? नीट वाला है कि जेई वाला है, कौन सा है?
हैं? एनसीईआरटी लक्ष्य, सॉरी लक्ष्य कह रहा हूं, जेईई और नीट का तो अलग अलग आता है। तो तुम्हारे पास कौन सा वाला है? लक्ष्य नीट वाला है कि लक्ष्य, सॉरी एनसीईआरटी नीट वाला है कि जेईई वाला है? अच्छा सेम आता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बायो के लिए तो एनसीईआरटी एक ही आता है। हाँ सर, बायो के लिए तो एक ही आता है। तो बायो के लिए तो नीट वाला एनसीईआरटी, इसको तो 100% तुम फॉलो करते हो। सारे मास्टर कहते हैं बायोलॉजी से ही सिलेक्शन होगा। बिल्कुल होगा भाई, सिलेक्शन तेरा बिल्कुल बायोलॉजी से होगा। पहली बात, चल रहा हूं क्लास है ना, समझ गया? लक्ष्य नीट के बच्चे यहीं से खींच के ले जाएंगे मुझे। देखो ये एकदम गर्दन निकाल के बैठे हैं ऐसे, हाथ गर्दन पैर सब पकड़ के ले जाएंगे। देखो चिंता मत करो, ठीक है? तो बायो यो यो ध्यान से सुनना, एकदम घनघोर बायो यो यो, हाँ बायो यो 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 यो, तो बायो यो यो, तो बायोलॉजी के लिए तो एक ही एनसीईआरटी आता है, उसको तो पूरा फॉलो करना तुम, ठीक है? 100%। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए 100% तुम एनसीईआरटी फॉलो करना, ठीक है? अब बात आता है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। तो अब यहां पर फिजिक्स के लिए जो एनसीईआरटी है वो नीट और जेईई के लिए तो बिल्कुल सेम आता है। हाँ सर, नीट और जेईई वाला एनसीईआरटी तो बिल्कुल सेम है। तो अब उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा सवाल करने हैं कौन सा सवाल नहीं करने हैं? तो थोड़ा सा मेहनत मुझे लगेगा। जो जेईई के लेवल के सवाल है उसको हटा के जो नीट के लेवल के सवाल है वो कुछ लेक्चर में इंक्लूड करूंगा और कुछ होमवर्क में दूंगा। लो सर, उससे क्या होगा? एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। मतलब सर एनसीईआरटी कवर करोगे? हां। कैसे? एनसीईआरटी के कंटेंट को दो पार्ट में बांटेंगे। जो जेईई लेवल के एग्जाम्पल है, जेईई लेवल के सवाल है, उसको हटा देंगे जिसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है। कुछ बेसिक चीज जो जेईई मेन और नीट के लेवल का है उसको कुछ लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। बोल देंगे तुम्हें, ले भैया एनसीईआरटी के पेज नंबर इस पर से ये सवाल उठाया है, क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है देख ले। और कुछ तुमको होमवर्क देंगे। खुश हो गए? बढ़िया, एकदम हो गया एनसीईआरटी कवर। थ्योरी तो ऐसे ही सारा पढ़ाते हैं भाई फिजिक्स में, जितना थ्योरी क्लास में पढ़ा देते उससे ज्यादा नहीं आता है। थ्योरी तो वैसे ही पूरा पढ़ाते, ठीक? थ्योरी तो वैसे ही पूरा हम कवर करते हैं। बाकी हम यहां से होमवर्क दे देंगे और आपको लेक्चर में दे देंगे। और सुनो सुनो, क्लास में ही ना इतने सवाल कराएंगे, इतने सवाल कराएंगे, इतने सवाल कराएंगे, किसी ने सोची ना होगी कितने सवाल कराएंगे। और उससे क्या होगा? प्रैक्टिस। देख नीट का ये लेवल है, सुन मेरी बात, नीट का ये लेवल है। अच्छा समझ आ गया, ये लेवल है। मैं तुम्हें अगर यहां पहुंचा दूं, इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करा दूं और यहां तुमको पहुंचा दूं, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, तो बायो यो 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 है। नीट के एग्जाम में जाते ही, टेस्ट में जाते ही तुम इस लेवल पे हो। नीट का लेवल ये है, तुम्हारा लेवल ये है, लेकिन पेपर में जाते ही तुम यहां पे लौट के हुए मिलते हो। परफॉर्मेंस प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, लेवल गिरता है, गलती करते हैं तो सर क्या करना पड़ेगा? तुमको यहां से यहां उठा के रखना पड़ेगा। सर ये जरूरी बा का? बहुत जरूरी बा, बहुत ज्यादा ही जरूरी बा कि अगर नीट के लेवल यहां बा तो तोहरा के यहां ले जाए के पड़ी। काहे से कि जब एग्जाम में जाइबा तो यहां से गिर के कम से कम यहां तक अटकवा। बुझाइल? ये बहुत जरूरी बा। इसीलिए देखो, कम पढ़ के अगर मान लो टीचर तुमको थ्योरी जितना फिजिक्स में है उतना तो सबको पढ़ाना पड़ेगा। जो इलस्ट्रेशन है, जो केसेस हैं, जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला, तो सबको पढ़ाना पड़ेगा। और वही बहुत है भाई फिजिक्स में, वो तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो कराना पड़ेगा और खींच के कराना पड़ेगा। समझ में आया? एकदम खींच के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना पड़ेगा जब किसी को समझ नहीं आया। देखो नीट का लेवल अगर यहां है ना तो तुमको क्वेश्चन थ्योरी और प्रैक्टिस करके यहां तक ले जानी पड़ेगी। सोचने समझने की, क्वेश्चन करने की एप्टीट्यूड, तुम्हारा एटीट्यूड यहां जाना चाहिए, ताकि तुम एग्जाम में जाके अगर अटको तो कम से कम यहां आके सेट हो जाओ और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। मेहनत करना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, लेकिन साल भर जो संघर्ष मेहनत करता रहेगा, पेन लेता रहेगा, लड़ता रहेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच। जो हम कराएंगे वो भी आपको बता दिया, जो आपको करना है वो भी बता दिया, कुछ नई चीजें बता दी, होमवर्क देंगे एनसीईआरटी से वो बता दिया। क्लास में बेटा आपको बेसिक थ्योरी,
और फॉर्मूला और कुछ जो रिलेवेंट, हाईली रिलेवेंट क्वेश्चन है वो हम करा देंगे, आपको बता देंगे। यहां तक ये सारी चीजें हो गई। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर हम कराएंगे, तो आपको पता होगा कि कहां तक मोस्ट रिलेवेंट कंसेप्ट, मोस्ट रिलेवेंट थ्योरी हमें करा दिया गया है। सवाल वहीं से 100% आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरी होती है, वो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम कराएंगे। और इतने कराएंगे, इतने कराएंगे, इतने सवाल कराएंगे, इतने सवाल कराएंगे, किसी ने सोची ना होगी कितने सवाल कराएंगे। वो प्रैक्टिस होगा, वो आपकी चॉइस है। आप क्लास में बैठ के करना चाहते तो करिए, नहीं तो आप कोई बुक लेके कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और टाइम देना पड़ेगा, फिजिक्स को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है रिलेटिवली। बायोलॉजी और केमिस्ट्री से थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, जब तुम जर्नी शुरू करते हो, अभी है तुम्हारा मई, तो मैं अगर तुम्हें समझाऊं, ध्यान से सुनना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है कि फिजिक्स को 50% टाइम देना है, केमिस्ट्री को 25% और बायो को 25%। अब और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले मास्टर के पास, ये हमारे और तुम्हारे बीच रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। नहीं तो पिटवाओगे कहीं तुम, वीडियो आ जाएगा पिटता हुआ मास्टर का, अच्छा लगेगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में वैसे भी ज्यादा मास्टर होते हैं, केमिस्ट्री में 3, बायोलॉजी में 2, 5 मास्टर मिलके कचुम्बर निकाल देंगे फिजिक्स वाले का। तो सुनो, किसी बाहर नहीं बताना किसी को। अभी तुम्हें क्या करना है कि फिजिक्स में 50%, केमिस्ट्री और बायो में 25-30% या 20% दे सकते हो। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये रखना है तुम्हें 3 महीने तक। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में फिजिक्स को देना है 40%, केमिस्ट्री को देना है कह सकते हो 30%, बायो को 20%। फिर जैसे आगे जाओगे सॉरी 40, 30, 70, 20, 90, कितना हो, 40, 30, 70, 30% दे सकते हो, 30 और इसको 40 कर दिया, ठीक है, इसको 40 कर दिया। फिर ये 2-3 महीने रखना है। फिर आगे जाओगे तो अब फिजिक्स को टाइम देना है सिर्फ 25%, बाकी तुम्हें बायो और केमिस्ट्री का रिलेटिवली टाइम बढ़ाते जाना है। फिर लास्ट में तुम मार्च अप्रैल में फिजिक्स को टाइम सिर्फ देना 15 से 20%, ठीक है, और सारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री को टाइम देना, क्योंकि पहले वैसे भी बायोलॉजी रट के कुछ नहीं कर लोगे, बायोलॉजी को अरेंज ही करना होता है कि कैसे हमको लास्ट में रटना है, वो बाद में जाके तुम्हें टाइम दे दिया पूरा, ठीक है। तो शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत करनी है फिजिक्स को 50, केमिस्ट्री बायोलॉजी को 25, कब तक, 3 महीने तक। उसके बाद फिजिक्स में थोड़ा और कम, फिजिक्स में थोड़ा और कम, और फाइनली फिजिक्स में सिर्फ 15 से 20%। उसके बाद बायोलॉजी को 50% टाइम दो ना तुम, फरवरी, मार्च, अप्रैल 50% टाइम दो, खूब रटो बायोलॉजी, समझ गए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बंद कर दिया जाए, आ रहा हूं रे।